12 दिसंबर 2017 लाजपत नगर की इन तंग गलियों में बैग में आरडीएक्स लिए अफगानिस्तान से आया ये आतंकवादी बहुत तेजी से भाग रहा है, जिसके पीछे रॉ के ऑफिसर्स और दिल्ली पुलिस के कमांडोज लगे हुए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये आरडीएक्स से भरा बैग किसी और ने नहीं बल्कि खुद रॉ ने ही इस आतंकवादी के हाथों में दिया है। रॉ से इससे बड़ा ब्लंडर आज तक नहीं हुआ होगा। तभी रॉ के ऑफिसर्स और कमांडोज को पता चलता है कि ये आतंकवादी एक घर में जाकर छिपा है। जैसे ही ये ऑफिसर्स और कमांडोज घर में घुसते हैं, बम का बटन हाथ में पकड़े खड़ा ये आतंकवादी घबराहट में कहता है, देखो आगे मत बढ़ना वरना सब मरोगे। पर कमांडोज अपनी मौत की परवाह किए बिना एक कदम नहीं रुकते और अपनी मौत को करीब आता देख ये आतंकवादी आंख बंद कर आरडीएक्स का बटन दबा देता है। 8 महीने पहले 15 अप्रैल 2017 रॉ हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। रॉ के एक सीनियर ऑफिसर हाथ में कॉन्फिडेंशियल फाइल पकड़े हुए बड़ी तेजी से रॉ चीफ अनिल धमसाना के कैबिन की तरफ जा रहे हैं। वो बड़ी जल्दबाजी में रॉ चीफ के कैबिन का दरवाजा खोलते हैं। चीफ उनका ये हुलिया देख हैरान रह जाते हैं। एयर कंडीशनड ऑफिस के बावजूद कि ऑफिसर पसीने से लथपथ हो चुके हैं, सांसें फूली हुई हैं और बड़ी हड़बड़ाहट में रॉ चीफ से कहते हैं, वो दिल्ली में है सर, वो दिल्ली में है। रॉ चीफ तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है, इसलिए वो अपने इस ऑफिसर को पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोलते हैं, माथुर पहले पानी पियो और फिर बताओ कौन दिल्ली में है। माथुर इस ऑफिसर का कोड नेम है और पानी के एक घूंट भर माथुर कहते हैं, सर अफगानिस्तान से मेरे खबरियों ने एकदम पक्की जानकारी भेजी है। आईएसआई द्वारा फंडेड इस्लामिक स्टेट का एक आतंकवादी दिल्ली में पढ़ाई करने के बहाने पहुंच चुका है और जल्द ही बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। और सबसे डरावनी बात यह है कि हमें उसकी शक्ल और नाम कुछ नहीं पता है। ये सुन रॉ चीफ भी एक पल के लिए सहम जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में 15,000 से ज़्यादा अफगानी स्टूडेंट्स हैं। ऐसे में इस आतंकवादी को ढूंढना घास में सुई ढूंढने जितना मुश्किल है। सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए रॉ चीफ तुरंत माथुर को इस अफगानी आतंकवादी को ढूंढने का आदेश दे देते हैं। रॉ चीफ के आदेश मिलते ही रॉ का सबसे रिस्की ऑपरेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर रॉ से इसे ढूंढने में थोड़ी भी देरी हुई तो आम इंसान के रूप में खुलेआम घूम रहा ये भेड़िया पता नहीं कितने मासूम लोगों की जान ले लेगा। और इस ऑपरेशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन वॉल्फ हंट। रॉ के सामने इस आतंकवादी को पकड़ना तो एक चुनौती थी ही, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि इसको ढूंढा कैसे जाए। इसी सवाल पे घंटों सोचने के बाद माथुर को समझ आया कि अगर ये अफगानिस्तान से दिल्ली पढ़ने आया है तो इसके खर्चे भी बहुत होंगे। इसका मतलब पिछले कुछ महीनों के अंदर अफगानिस्तान में बैठे इसके अकाउंट को कहीं से फंडिंग जरूर हुई होगी। जब बात आतंकवादियों की फंडिंग को ट्रैक करने की हो तो पूरी रॉ में एक ही ऑफिसर के चर्चे किए जाते हैं। इन ऑफिसर का नाम था शैलेश अय्यर। दोस्तों, ऑफिसर्स की गोपनीयता बनाए रखने के लिए वीडियो में हम जितने भी रॉ ऑफिसर्स का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके कोड नेम्स हैं। माथुर तुरंत शैलेश को इस ऑपरेशन का हिस्सा बना लेते हैं। इसके अलावा माथुर चाहते थे कि दिल्ली में रहकर भी एक एजेंट इस आतंकवादी को ढूंढना शुरू करे, और इसके लिए जिस एजेंट को चुना जाता है उसका नाम था अजय श्रीवास्तव। अजय 35 साल की उम्र में ही रॉ के सबसे चालाक फील्ड एजेंट का दर्जा हासिल कर चुके थे। अजय अभी दुबई में आईएसआई के एक एजेंट की जन्म कुंडली निकाल रहे थे और अब उन्हें तुरंत दिल्ली बुला लिया जाता है। शैलेश और अजय के साथ मीटिंग कर माथुर उन्हें सारी सिचुएशन बताते हैं और उसके बाद कहते हैं, शैलेश मैं चाहता हूँ अफगानिस्तान में दुनिया के किसी भी कोने से अगर कोई सीक्रेट फंडिंग पहुंची है तो तुम उसे ट्रैक करने की कोशिश करो, और अजय तुम दिल्ली में रहकर इस आतंकवादी को ढूंढने की कोशिश करो। इधर शैलेश अपने CIA में मौजूद एक दोस्त की मदद से अफगानिस्तान फंडिंग का एक बहुत बड़ा डेटाबेस मंगवा लेते हैं और किसी भी तरह से संदेहजनक फंडिंग को ट्रेस करने में लग जाते हैं। उधर अजय पिछले कुछ महीनों में हुए एडमिशन्स का डेटाबेस खंगालने लगते हैं, लेकिन इससे कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि सवाल अभी भी वही था,
आखिर ये आतंकवादी है कौन? 5 जून 2017। रॉ को कोशिश करते 2 महीने हो चले थे और सब कुछ विफल साबित हो रहा था। हर बीतते दिन के साथ माथुर और उनकी टीम की चिंता गहरी होती जा रही थी। अचानक एक दिन शैलेश को उनका जूनियर कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, सर ये देखना, डेटाबेस में एक फंडिंग है जिसमें मार्च 2017 में करीब $60,000 अफगानिस्तान के एक पहाड़ी गांव में भेजे गए थे। अफगानिस्तान के एक गांव में इतने सारे अमेरिकी डॉलर देख शैलेश तुरंत समझ जाते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत अपने जूनियर को इन पैसों का सोर्स ट्रैक करने के लिए कहते हैं और जब रिपोर्ट निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये एक दुबई की शेल कंपनी से भेजे गए हैं। दोस्तों, शेल कंपनी मतलब जो सिर्फ कागजों पे एग्जिस्ट करती है, असल में इनका कोई वजूद नहीं होता। शैलेश तुरंत समझ जाते हैं कि ये कंपनी हमें अपने लक्ष्य के करीब जरूर पहुंचा देगी, इसलिए वो दुबई में एक्टिव अपने एक एजेंट जिसका नाम रॉबिन था, उसे इस कंपनी की पूरी हिस्ट्री खोजने का आदेश दे देते हैं। रॉबिन आने वाले एक हफ्ते में अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद से एक के बाद एक तार जोड़ता हुआ इस कंपनी के मालिक का पता लगा लेता है, जिसका नाम था अल बुखारी। इसके बाद रॉबिन बुखारी पे कई दिनों तक पैनी नजर टिका लेते हैं। वो कब उठता है, कब खाता है, पूरे दिन में किस किस से मिलता है, साफ शब्दों में कहें तो बुखारी के जीवन के बारे में बुखारी से ज्यादा अब रॉबिन को पता था। इसी निगरानी के दौरान रॉबिन को पता चला कि बुखारी पिछले 10 सालों से दुबई में एक व्यापारी के भेस में रहकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकियों को लगातार करोड़ों रुपए भेजता रहता है। इसके अलावा रॉबिन को बुखारी से जुड़े एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। दरअसल बुखारी को ब्रेन ट्यूमर है, जिसके चलते वो हर हफ्ते अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल जाता है। दोस्तों, यहाँ रॉबिन इस बात का फायदा उठा कुछ ऐसा कर देता है जो रॉ को उस अफगानी आतंकवादी के एक कदम करीब भेज देगी और बुखारी को आतंकवाद की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर। राशिद हॉस्पिटल, दुबई। आज बुखारी अपने ब्रेन ट्यूमर के चलते सीटी स्कैन करवाने आया है। वो हॉस्पिटल के एक कमरे में घुसता है और उसका बॉडीगार्ड कमरे के बाहर खड़ा है। कमरे में मौजूद डॉक्टर बुखारी से हालचाल पूछने के बाद उसे सीटी स्कैन मशीन पे लेटने को कहते हैं। बुखारी अपनी जेब से फोन और पर्स निकाल कमरे में मौजूद नर्स को दे देता है और मशीन पे लेट जाता है। जब तक बुखारी का सीटी स्कैन होता है तब तक ये नर्स और बुखारी का फोन दोनों हॉस्पिटल से गायब हो चुके थे। ये नर्स हॉस्पिटल से निकल दुबई में मौजूद रॉ के सेफ हाउस पहुंच जाती है। दरअसल ये नर्स इंडियन ओरिजिन की थी और रॉबिन ने इसे इंडिया में एक अच्छी नौकरी और वहां सेटल करवाने के लालच में ये काम सौंपा था, जिसके बदले इसने बुखारी का फोन रॉबिन को दिया। रॉबिन अगले ही दिन ये फोन दिल्ली पहुंचवा देते हैं। रॉ हेडक्वार्टर्स में ये फोन इंफॉर्मेशन के झरने की तरह साबित होता है। शैलेश तुरंत इसको अनलॉक करवाते हैं और इसमें मौजूद हर मैसेज और बाकी डिटेल्स को खंगाला जाता है। इसकी मदद से ये तो पता चल जाता है कि आतंकवादी नोएडा के किस इंजीनियरिंग कॉलेज में है, लेकिन बदकिस्मती से उसका नाम अभी भी पता नहीं चला। नाम को ढूंढने की खोज जारी रखते हुए शैलेश इस फोन में मौजूद हर नंबर को ट्रैकिंग पे लगवा देते हैं। आतंकवादी का कोई नामो निशान मिल नहीं रहा था। इसी बीच शैलेश को उनके CIA कॉन्टैक्ट से एक टिप मिलती है कि जल्द ही दिल्ली में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। शैलेश ये तो जानते ही थे कि आतंकवादी खुलेआम घूम रहा था, लेकिन अब ऐसी खबर मिलने से ये कंफर्म हो गया था कि धमाका बहुत जल्द होने वाला था। अब देखना ये था कि क्या रॉ इस बार भारतीयों को बचा भी पाएगी। 15 सितंबर 2017। CIA की टिप मिलने से अब तक उस आतंकवादी की कोई खबर नहीं मिली थी। शैलेश ने ये बात माथुर को बताई, जो आगे ये बात रॉ चीफ को भी बताते हैं। ना ही अजय के हाथ कोई क्लू लगा था, सभी को ये ऑपरेशन हाथ से निकलता दिख रहा था। लेकिन उस रात सब बदल जाता है। शैलेश को आधी रात को उनके जूनियर का फोन आता है और वो कहता है, सर आप जल्दी से हेडक्वार्टर आ जाओ। शैलेश भी तुरंत घर से निकल जाते हैं। वहां पहुंचते ही उनका जूनियर उन्हें एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें 2 आदमी बात कर रहे होते हैं। एक कहता है, मेले की सब तैयारी हो गई है क्या? दूसरी तरफ से आवाज आती है, चिंता मत कीजिए, इस बार मेले में बहुत भीड़ होगी, काफी लोगों की टिकट कटेगी। शैलेश इस कॉल की डिटेल्स मांगते हैं, जिससे पता चलता है कि ये नंबर अफगानिस्तान के उसी गांव का है जहां बुखारी ने $60,000 भेजे थे और दूसरी तरफ से जो आवाज आ रही थी
उसकी लोकेशन नोएडा के उसी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास की थी। ये देख शैलेश अपनी कुर्सी से खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। तुरंत उस आतंकवादी की सारी डिटेल्स इस नंबर से मिल जाती है जो भारत में उजैर गफरी के नाम से रह रहा था। इसके नाम के साथ इसकी बैंक डिटेल्स और एक एक कर सारी जानकारी रॉ निकाल लेती है। अब रॉ को इस आतंकवादी की शक्ल, नाम और कौन से कोर्स में इसने दाखिला लिया है सब पता चल गया था। ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर माथुर और शैलेश रॉ चीफ के पास जाते हैं और काफी टाइम तक डिस्कस करने के बाद रॉ चीफ कहते हैं कि हमें उजैर को रंगे हाथ पकड़ना होगा और तब तक जितने हो सके उतने सबूत इकट्ठा करो ताकि 1000 कोशिश के बाद भी ये जेल से बाहर ना आ पाए। इधर रॉ इस भेड़िए को गर्दन से पकड़ हवालात की हवा खिलाने के लिए बेसब्र हो रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उधर उजैर दिल्ली में धमाका करने की सारी तैयारी कर चुका था। 16 सितंबर 2017। दोस्तों, शुरुआत में तो माथुर और शैलेश को उजैर को पकड़ने के लिए खास कोई रास्ता मिल नहीं रहा था, लेकिन तभी उनको आइडिया आया। दोनों ने डिसाइड किया कि एक लड़के को उजैर का दोस्त बनाया जाएगा और जैसे ही हमें काफी सबूत मिल जाएंगे इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब रॉ को एक ऐसे 23 साल के लड़के की तलाश थी जो बचपन से दिल्ली में रहा हो, मुस्लिम हो और देश सेवा के लिए खुद को समर्पित करने को तैयार हो। शैलेश ऐसे लड़कों की लिस्ट बनाते हैं जिन्होंने ताजा यूपीएससी इंटरव्यू दिया हो और उनका सिलेक्शन ना हुआ हो। फिर वो एक एक कर इन सभी का भारत सरकार में नौकरी के बहाने इंटरव्यू लेते हैं। करीब 100 से ज्यादा इंटरव्यू लेने के बाद उन्हें एक लड़का इस काम के लिए फिट लगता है और इसका नाम था सोहेल खान। इंटरव्यू के बाद शैलेश इसे सच बताते हैं, जिसे सुन एक पल के लिए तो ये सोच विचार में पड़ जाता है, लेकिन फिर कहता है, सर मुझे बचपन में आर्मी में जाना था लेकिन मैं मेडिकली अनफिट होने के कारण नहीं जा पाया। अब आप मुझे देश सेवा का मौका दे रहे हैं तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। ये सुन शैलेश का विश्वास और मजबूत हो जाता है कि उन्होंने सही इंसान को चुना है। अक्टूबर 2017। आज शैलेश और सोहेल उस कॉलेज में एडमिशन लेने पहुंच जाते हैं। अभी एडमिशन्स बंद हो चुके थे और इसी कारण प्रिंसिपल उन्हें साफ मना कर देता है। फिर शैलेश को अपनी स्पाई स्किल्स यूज करनी पड़ती हैं और वो प्रिंसिपल से कहते हैं, पिछले साल आपके कॉलेज में एक ड्रग रैकेट पकड़ा गया था और फिलहाल वो केस फाइल्स के नीचे दबा हुआ है, याद है ना आपको। ये सुन प्रिंसिपल के माथे से पसीना आने लगता है और वो समझ जाता है इस आदमी के कुछ बड़े लोगों से लिंक है, इसलिए पंगा लेना सही नहीं होगा। और तो और इतनी देर में प्रिंसिपल को एक कैबिनेट मंत्री से भी फोन आ जाता है। इसके बाद शैलेश को और कुछ नहीं कहना पड़ता और सोहेल को उजैर वाले कोर्स और उसके ही सेक्शन में दाखिला मिल जाता है। कॉलेज के पहले दिन से ही सोहेल उजैर से बातचीत शुरू कर देता है। उजैर भी इतने महीनों से अकेला रहकर तंग आ गया था और सोहेल के साथ दोस्ती आसानी से कर लेता है। आने वाले कुछ दिनों में ये एक साथ खाना खाते हैं, कभी घूमने जाते हैं और देखते ही देखते इनकी दोस्ती गहरी होती चली जाती है। ऐसे ही एक दिन उजैर सोहेल से कहता है, तुम तो यहाँ बचपन से रहते हो, मुझे लाजपत नगर में कमरा ही दिलवा दो, मैं इस हॉस्टल से तंग आ गया हूँ। इस पे सोहेल जवाब देता है, भाईजान ये भी क्या बात कर दी, मैं कल ही आपके लिए कमरा ढूंढना शुरू करता हूँ। सोहेल ये बात शैलेश को बताते हैं और वो आगे अजय को बताते हैं। अब अजय लाजपत नगर में एक ऐसा कमरा ढूंढते हैं जिसके हर कोने पे वो दिन भर नजर रख सके। इसके बाद सोहेल ये कमरा उजैर को दिखा देता है और उजैर को भी ये लोकेशन एक नज़र में पसंद आ जाती है। कुछ दिनों बाद उजैर अफगानिस्तान में फ़ोन मिलाता है जिसे रॉ ने इंटरसेप्ट किया हुआ था और उसमें उजैर अपने अकाउंट को बताता है, मैंने मेले के लिए 3 लोकेशन सिलेक्ट की हैं, दिल्ली एयरपोर्ट, अंसल प्लाजा मॉल और साउथ एक्सटेंशन मार्केट। अब बस मुझे मेले के लिए सामान की ज़रूरत है। ये सुन शैलेश अब ऐसी चाल चलते हैं जो सिर्फ उजैर पे नहीं बल्कि अफगानिस्तान में बैठे इनके आकाओं को भी नरक की सैर करवा देती है। 2 दिसंबर 2017। उजैर और सोहेल अब तक काफी करीबी दोस्त बन चुके थे और अपने राज भी एक दूसरे को बताने लगे थे। एक दिन दोनों बैठे बात कर रहे थे और तब सोहेल अपना पासा फेंकते हुए कहता है, मैंने अपने मामा जान को 2002 गोधरा कांड में खो दिया था और इन नामुरादों ने कातिलों को पकड़ने की कोशिश भी नहीं की। सोहेल के अंदर ऐसी नफरत देख उजैर एकदम खुश हो जाता है और आज ये बात कहकर सोहेल ने उजैर का भरोसा पूरी तरह जीत लिया था। इसी कारण उजैर कहता है, भाईजान फिक्र मत करो, तुम्हारे मामू का बदला लिया जा सकता है अगर तुम थोड़ी हिम्मत दिखाओ। ये सुन सोहेल कहता है, भाईजान मुझे कुछ समझ नहीं आया,
उजैर आगे समझाता है, देखो सुहेल, खून का बदला खून से लिया जाता है। तुम्हारे मामा जान मेरे भी कुछ लगे, इसलिए अगर तुम कहीं से बम का इंतजाम करो तो तुम्हारा बदला मैं लूंगा। ये सुन कुछ देर सोचने के बाद सुहेल उजैर से कहता है, मेरे चचा जान कुछ लोगों को जानते हैं, तो मैं उनसे पूछ के एक बार कोशिश करता हूँ। यहाँ शैलेश के बिछाए जाल में मछली ने खुद छलांग लगा दी थी। थोड़ी देर बाद सुहेल यहाँ से चला जाता है और शैलेश को फोन मिला। कहता है उसने बम मांग लिया है और शैलेश कहते हैं कि तुम उससे कहो कि मेरे चचा जान ने बात शुरू की है, जैसे ही इंतजाम होगा वो बताएंगे। सुहेल ऐसा ही उजैर को बता देता है और उधर शैलेश DRDO के टॉप साइंटिस्ट को ऐसा बम बनाने को कहते हैं जो असली हो लेकिन उसका ट्रिगर काम न करता हो। कुछ दिनों बाद शैलेश को ऐसा स्पेशली डिजाइन बम मिल जाता है। शैलेश ये बात सुहेल को बताते हैं कि उजैर से कहो बम का इंतजाम हो गया है और एक हफ्ते में दिल्ली पहुंच जाएगा। 12 दिसंबर 2017। आज शैलेश, सुहेल और अजय एक होटल में इकट्ठा हुए हैं। शैलेश बम वाला बैग सुहेल को देते हैं और आज पहली बार सुहेल के चेहरे का रंग भी उतरा हुआ था। आखिर उतरे भी क्यों ना, वो एक ट्रेंड आतंकवादी को लाइव बॉम्ब जो देने वाला था। सुहेल का घबराया चेहरा देख काफी कम बोलने वाले अजय उसके कंधे पे हाथ रख बोलते हैं, दोस्त, उस आतंकवादी को पकड़ने से ज्यादा तेरी जान बचाना हमारे लिए जरूरी है। मुझे अपना बड़ा भाई समझ और भरोसा रख। ऐसा कह अजय उसे गले लगा लेते हैं और सुहेल के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद शैलेश बोलते हैं, सुहेल तुम ये बैग उजैर को देना और कुछ बहाना बना के तुरंत बाहर आ जाना। फिर शैलेश अजय की तरफ देख बोलते हैं, जैसे ही सुहेल बाहर आएगा तुम अपने आदमियों के साथ इस भारत के दुश्मन को वहीं रंगे हाथ दबोच लेना। यह मीटिंग यहाँ खत्म हो जाती है और सुहेल बैग हाथ में पकड़े लाजपत नगर की बस में चढ़ जाता है। कुछ देर बाद सुहेल कमरे पे पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे ही अजय के साथ दिल्ली पुलिस के कमांडोज का एक बड़ा दस्ता भी लाजपत नगर पहुंच जाते हैं। इधर सुहेल कमरे में घुस जाता है और उसे देख उजैर खुशी से कूद पड़ता है और एक खून के लिए प्यासे जानवर की तरह सुहेल से बैग खोलने को कहता है। सुहेल बैग को वहां मौजूद मेज पे रख कांपते हुए हाथों से अपना पसीना पोंछते हुए बैग की जिप खोलता है और बैग को उजैर की तरफ खिसका देता है। उजैर तुरंत बम को बैग से बाहर निकालता है जिसमें इतना बारूद था कि कमरे में फटा तो भी लगभग 50 मीटर रेडियस में सब कुछ तहस नहस कर देगा। उजैर तुरंत बम को लेकर बाथरूम की तरफ चला जाता है और सुहेल बिना कोई इंतजार किए कमरे से बाहर निकल जाता है। सुहेल के बाहर जाते ही कमांडोज की एक टुकड़ी कमरे में घुस जाती है, जिन्हें उम्मीद थी कि उजैर को रंगे हाथ दबोच लेंगे, लेकिन उजैर भी चालाक निकला जो पहले ही बॉम्ब को लेकर बाथरूम की खिड़की से बाहर कूद चुका था और कमरे के बाहर खड़ा अजय ये देख कमांडोज को इशारा करता। इतने में उजैर ने लाजपत नगर की इन तंग गलियों में दौड़ लगानी शुरू कर दी। ये देख अजय उसके पीछे भागता है, लेकिन देखते ही देखते उजैर इन गलियों में कहीं खो सा जाता है। एक आतंकवादी रॉ के ही एक बॉम्ब के साथ गायब हो चुका था। रॉ से इससे बड़ा ब्लंडर आज तक नहीं हुआ होगा और अजय इस सोच में पड़ा था कि तभी सुहेल आवाज लगाता है, अजय सर, वो इस कमरे में छुपा है। दरअसल उजैर भाग तो गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस के कमांडोज ने लाजपत नगर के बाहर की तरफ भी घेरा बनाया हुआ था और इसे देख उजैर एक कमरे में छुप गया था। अजय और कुछ कमांडोज उजैर की तरफ जाते हैं और जैसे ही कमरे में घुसते हैं, बम का बटन हाथ में पकड़े खड़ा उजैर घबराहट में कहता है, देखो आगे मत बढ़ना वरना सब मरोगे। अजय और कमांडोज फिर भी नहीं रुकते और अपनी मौत को करीब आता देख वो आंख बंद कर RDX का बटन दबा देता है। जहां उजैर को लग रहा था सबके चीथड़े उड़ जाएंगे, हकीकत में कमांडोज उसके मुंह पे ठुड मारते हैं और उजैर के जमीन पे गिरते ही उसे बांध देते हैं। उजैर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आने वाले कई महीनों तक इससे पूछताछ की जाती है और CIA की मदद के बदले उन्हें भी पूछताछ करने की इजाजत दी जाती है। उजैर सब कुछ उगल देता है। उजैर की इंफॉर्मेशन के कारण US आर्मी अफगानिस्तान में बहुत सारे टेरर आउटफिट्स को तबाह करती है। दोस्तों, कुछ इस तरह पूरी दुनिया से गुप्त रह के हमारी रॉ के ये सोल्जर्स दिन रात एक कर भारत के दुश्मनों को चुन चुन के पकड़ते हैं। इस ऑपरेशन के बाद सुहेल की बहादुरी के चलते उसे स्पेशल कोटा से सरकारी नौकरी दिलवा दी जाती है। वहीं शैलेश और अजय फिर से देश की अखंडता के लिए अपने अपने काम पे लग जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी कैसे रॉ ने हाफिज सईद को लगभग मार दिया था
वो वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग सिनेमैटिक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।